घर की चौखट से स्कूल तक की दूरी उतनी ही है जितनी कि चूल्हे से चांद तक की दूरी। चांद तक पहुंचने के लिए रॉकेट की नहीं चौखट लांघने की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं बात किताबों की। अभी जो हमने कविता पढ़ी उसे आदित्य रहबर ने लिखा है। इस किताब का नाम है नदियाँ नहीं रुकती, जिसे पंक्ति प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 175 रुपये है। आदित्य कई सालों से लेखन क्षेत्र में सक्रिय है। उनकी कविताएं अप्रिय सत्य को कहती, सत्ता और समाज से सवाल करती है। आम जनमानस में उनकी कविताएं बेहद लोकप्रिय है। हाल ही में हजारीबाग जिला प्रशासन ने इनकी कविता को बड़ी सी होर्डिंग पर लिखवाया है। कुछ दिनों पहले बहराइच के एक स्कूल में दीवार पर भी इनकी कविताएं लिखी गई। ये अभी निरंतर शॉर्ट फिल्में लिख रहे हैं, जिनमें से एक फिल्म ईदी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चुनी भी गई थी। अब हम आदित्य से बात करेंगे। कैसे हैं आदित्य? जी बहुत। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। और आपका भी बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। जी धन्यवाद। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस प्रोग्राम में हम जो किताब लेखक द्वारा लिखी जाती है उस पर जो भी सवाल बन पाते हैं हम उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस किताब का जो आपने नाम रखा है नदियाँ नहीं रुकती, ये किसके बारे में कुछ बताइए। नदियाँ नहीं रुकती किताब का जो नाम है वो एक प्रतीकात्मक नाम है जी। कि हमारा जो संघर्ष है, हमारी जो सीखने की जो जिज्ञासा है जी, वो नहीं रुकने का जो क्रम है उसको हमने नदी से इंगित किया है कि हमारी जो जिज्ञासा है वो नदियों की तरह है जो नहीं रुकेगी, हमेशा सीखने की हाँ निरंतर गतिमान रहेगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा। और जब मैं आपका नाम पढ़ता हूँ आदित्य रहबर जी, मुझे लगा कि एक पेन नेम चाहिए और ये पेन नेम के पीछे भी कहानी थी कि कब लगाया आपने ये नाम? ये लगभग 16 के आसपास, 17 के आसपास। ठीक है। तब इसलिए लगाया था कि सोशल मीडिया पे उसमें बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत तरह की पोस्टें होती थी अभी भी है। हाँ, तो उस समय बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह का एक नाम चुनना चाहिए पेन नेम, जिसके बाद हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके कुछ लिखे, हिंदू मुस्लिम एकता। हाँ, तो मुझे लगा कि एक अच्छा सा पेन नेम मुझे मिल जाए। तब मुझे रहबर ही समझ आया तो रहबर लगा। मुझे भी ये आपका जो नाम है रहबर काफ़ी पसंद है। कोई इसमें जाति सूचक शब्द जैसे जो होते हैं वो इंडिकेट नहीं करता। हाँ, तो काफ़ी प्यारा है। मेरा पहले से भी जाति सूचक शब्द पेन नेम में नहीं। बिल्कुल। आप अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से आता हूँ। छोटा सा गांव है गंगापुर, कांटी प्रखंड में। पापा समाज सेवक हैं और ग्रेजुएट हैं, किसानी करते हैं। पढ़ा लिखा परिवार था। माँ मेरी पढ़ी नहीं थी, भैया वगैरह दीदी लोग पढ़े लिखे थे। तो पापा का रुझान मार्क्सवाद की तरफ रहा है, शुरू से कम्युनिज्म को सपोर्ट करते रहे हैं, उन्हीं को लेकर चलते रहे। तो वहीं से ये सारी चीज़ें आई। कविता लिखना तब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उस समय एक थी कि घर में किताबें आती थी प्रेमचंद वगैरह की, लोग पढ़ते थे, मैगजीन पढ़ते थे, आर्टिकल्स वगैरह। तो एक वहाँ से एक रहा है, कहते हैं ना कि एक लत सा घर में माहौल, तो वो रहा स्टार्टिंग। जब मैं आपकी किताब की भूमिका पढ़ रहा था तो उसमें आपने माँ का जिक्र किया है। जैसे आपने 2 माँ का जिक्र किया है। एक आप दीदी को माँ बताते हैं, क्या है ये? मैं जब बिहार से निकल के दिल्ली आया 2018 में। हाँ, 18 में आया जी। और 19 से यूपीएससी की तैयारी के लिए शुरुआत की जी। तो दीदी के साथ ही रहना हुआ। दीदी ही सारा कुछ के कोचिंग वगैरह का फ़ी वगैरह चीज़ें वगैरह, और जिस तरीके से दीदी देखभाल करती हैं, रखती हैं सब कुछ, तो वो एक माँ की तरह ही है। माँ का ममता। हाँ, तो इसलिए मैंने लिखा है कि एक प्रदेश में माँ है और एक गांव में माँ। हाँ बिल्कुल, तो इस वजह से। आप किस प्रकार की कविताएं लिखना पसंद करते हैं? किस प्रकार की कविताओं का क्या है कि एक हम जिस समाज से आते हैं ना, वहाँ हम लोग स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा संघर्ष देखते हैं। हर तरह का संघर्ष है। वहाँ समाज से आते हैं आप? हम लोग एक कहिए ना कि हमारा जो समाज रहा है एक किसान वर्ग का, हम मजदूर वर्ग का। हमारे आसपास हर तरह के लोग जो मजदूरी करके 8 घंटे 9 घंटे खट के आ रहे हैं, सो रहे हैं। माँ है दिन भर रसोई में खट रही हैं, पापा है खेत से खट के आ रहा है। तो शुरू से हम लोगों का वही संघर्ष देखा है। एक समाज का जो अंतिम वर्ग है ना, उसी में हम लोग उसी में कहीं ना कहीं खपे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमने जो देखा है उसी संघर्ष को लिखने की कोशिश की। एकदम डिट्टो वही दिखता है आपकी कविता में।
आप अब मैं जब आपकी भूमिका पढ़ रहा था तो उसमें हमें एक शॉर्ट फिल्म के बारे में जानकारी मिली और एक शायद यूट्यूब पे भी आपका शॉर्ट फिल्म है। तो ये शॉर्ट फिल्म आपने कब से लिखना शुरू किया और क्या है ये मामला शॉर्ट फिल्म का? तो शॉर्ट फिल्म लिखने का सिलसिला शुरू हुआ 2020 के बाद। जी 2020 के बाद साहिल हैं, एक बेतिया से हैं जी। तो वो थिएटर वगैरह करते थे। उसके बाद मुंबई जाके वो एडिटिंग का काम शुरू कर दिया, जिन्होंने हाल फिल्म में अनेक मूवी जो आयुष्मान खुराना की आई थी अच्छा। वो उन्होंने ही एडिट किया। तो उनके साथ रहते हुए बातचीत एक दिन हुई तो उन्होंने ही कहा था कि आदित्य भाई कुछ फिल्म वगैरह करते, कहानी है क्या आपके पास? जी जी तो मुझे लगा कि हम कोशिश करेंगे। तो हम लोग ऐसे एक प्लान बनाए थे भोजपुरी फिल्म को लेकर। जी जी बहुत सोशल इशूज पे वो भी फिल्म थी, लेकिन उस पर तो काम नहीं हो पाया। फिर होली का समय आ गया जी तो उनका कहना था कि होली पे कहानी करने की इच्छा है, शॉर्ट फिल्म कुछ सोचिए। तो हम लोगों ने बात की और झट से लिखना, स्क्रिप्ट उस समय लिखने नहीं आता था, जी। फिर भी लिखी मैंने। विराम नहीं, उस सबसे पहले निशान लिखी। अच्छा निशान। और निशान लिखी और बन गई तो मेरे अंदर का वो हो गया कि यार कुछ लिखने के बाद फिल्म के रूप में आ जा रही है। लोगों ने सराहा कि हाँ यार ये अच्छा कदम है। तो फिर ऐसे ही लिखते रहा और लॉकडाउन के समय सेकेंड वेव जब आई तो उस समय के जो सिचुएशन था बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था। बिल्कुल ऑक्सीजन के लिए लोग रोडों पे हाँ कर रहे थे। हम लोग खुद, मेरी आंखें लाल हो जाती थी रात भर दिन भर ही दर बेड रेमडेसिविर खोजते खोजते। तो उस समय मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी ईदी नाम से, जिसमें एक बच्चा है जो देख रहा है कि न्यूज़ पे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ईद मनाने के लिए तैयार हो रहा है। बगल में एक बुजुर्ग है जो खांस रहे हैं। जी तो इसको जो ईदी का पैसा मिलता है वो ले जाके उस बुजुर्ग को देता है कि आप इस पैसे से अच्छा सा ऑक्सीजन खरीद लीजिए। उसको लगता है कि कुछ चीज़ है जो दुकान में मिलेगा, जो लगा लेंगे तो सही हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस पे थी और फिर रवीश कुमार ने उसे शेयर किया। अच्छा। तो फिर एक अलग ही मोटिवेशन आ गया कि लगा कि यार कुछ अच्छा तो हो रहा है। अभी तक आप कितने शॉर्ट फिल्म लिख चुके हैं? अभी तक मैंने 4 लिख दिए। एक लार्ज शॉर्ट फिल्म थी विराम। अच्छा। लॉकडाउन यूट्यूब पे भी है? हाँ, लॉकडाउन की त्रासदी पे और काफ़ी लंबी है, जी। लगभग 37 मिनट के आसपास। 36-37 मिनट। जी। हाँ। उसको बनाने में बड़ा संघर्ष रहा। स्लम बस्ती में है। हाँ। कुछ गरीब ये जामिया जो यूनिवर्सिटी है जी। उसके पास एक हाजी कॉलोनी है, वहाँ पे हम लोग 4 दिन बस्ती में रुके हैं। हमारे पास एक्ट्रेस तैयार नहीं हो रही थी हमारे साथ काम करने के लिए। एक NSD की तैयार हुई थी, उनका नाम नहीं बताऊंगा। फिर तैयार हो गई और अचानक से डर गई कि यार उस बस्ती में करना है शूट। काफ़ी दीपांजलि तैयार हुई जी। फिर हम लोगों ने मिलके, पैसे नहीं थे, फिर पैसे के लिए क्राउड फंडिंग की। अब मुझे पर्सनली लोगों ने पैसे एक दिन में 10-12 हज़ार रुपये मुझे दिए अपने स्तर से करने के लिए। तो फिर लगा कि करते हैं और किया तो अच्छा ही रहा रिस्पॉन्स इसका भी। यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितने आपने शॉर्ट फिल्म रिलीज करा है अभी तक? अभी तक 4 हो गई हैं। जो एक लार्ज एक बार बताइए नाम चारों का। एक निशान है। अच्छा। और एक ईदी है, विराम है और एक फासले इस बार ईद में हमने बनाई थी। आप जब भी कुछ लिखते हैं, कविता हुआ या शॉर्ट फिल्म हुआ, तो परिवार वालों का क्या रिस्पॉन्स है? या सपोर्ट में है या विरोध में है, क्या है ये? मेरे परिवार वाले विरोध तो नहीं किए अभी तक। जैसे मैं भूमिका पढ़ रहा था उसमें आपकी माँ कहती है कि हमरा ये कविता उविता से कोई मतलब नहीं है, हमरा नौकरी चाहिए। हाँ, कि ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है आपने भूमिका में? हमारा समाज जो है ना, हमारा समाज बड़ा वो है, दबाव जो है ना, सामाजिक दबाव वो बहुत कुछ करवाता है। और माँ का कहना सही भी है कि आर्थिक रूप से सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है इस समाज में। अच्छा। लेकिन पापा खुश होते हैं कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, लिख से हट के कर रहे हैं। पापा पढ़े लिखे हैं, लिटरेचर समझते हैं, आर्ट का मतलब समझते हैं। माँ को भी अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। लेकिन उनको चाहिए कि एक ऐसा जॉब हो जाए, कर लो, उसके बाद तुमको, हाँ, उसके बाद तुम जो करना है करो। हाँ हाँ, तो वो है उनके साथ। बिल्कुल ये रहा है। अगर बात करें आपके जीवन का, तो अभी तक आपके जीवन में सबसे बड़ा रिस्क जो आपको लगता हो कि यार ये बहुत बड़ा रिस्क हमने लिया है, अभी तक क्या रहा है वैसा? जीवन में मेरा अभी तक तो इस तरह का रिस्क नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है कि आगे के भविष्य, निकट भविष्य में 1-2 साल में जी मैं रिस्क लूँ बहुत बड़ा, वो भी कैरियर को लेके। हो सकता है कि मेरा मन अभी बन रहा है, यहाँ पे कहना तो ठीक नहीं है, चलिए कोई ना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसको लेके। अगर अगले साल एक एंट्रेंस देना है मुझे FDII का जी, अगर मेरा वो निकल जाता है तो शायद वो रिस्क लूँगा मैं अपने जीवन में। आप बिहार से आते हैं? हाँ अब जिस जगह से आते हैं मैं भी वहीं से आता हूँ। जी। वजिका वहाँ की स्थानीय भाषा है जी। भोजपुरी का एक रूप है। आपने कभी कुछ भोजपुरी में या वजिका में कोई कविता लिखा है? हाँ, बज्जिका में मैंने बहुत कुछ, बज्जिका बयार के नाम से मैंने एक पेज भी शुरू किया था। अच्छा।
और जरा बताइए। लॉकडाउन में जब घर चला गया था तो वहाँ पे मेरे एक जावेद दा हैं, गांव के हैं जी। हमसे सीनियर है लेकिन हम दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त अच्छा। हैं। वो ताइक्वांडो के प्लेयर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे लंदन गए थे चैंपियनशिप खेलने अपने पूरे इंडिया के लिए, अच्छा। पैरा ताइक्वांडो में। हाँ। तो उनके साथ हम मिल के ना सोशल इशूज़ वगैरह पे हम लोग बजिका बजिका में? हाँ बजिका में बनाते थे वीडियो, और काफ़ी ग्रो कर रहा था वो चैनल। लेकिन फिर मैं वापस आ गया। जहाँ तक मैं देख पाता हूँ वजिका उतनी फेमस लैंग्वेज नहीं है अपने स्थानीय में, अन्य भाषाओं की अपेक्षा। इनके बजिका को और लेकर जो भी कंटेंट अभी वजिका में बन रही है हाँ। वो थोड़ा सा वल्गर टाइप की है। और जहाँ बजिका को लेके नहीं, बजिका को क्या है ना कि बजिका का क्षेत्र है अच्छा जी, खासा क्षेत्र, इतिहास उसका रहा है। आपका मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, वैशाली का क्षेत्र हो गया, वजी संघ ही रहा है अपना। और इधर सीतामढ़ी हो गया, समस्तीपुर हो गया, तो ये सारे क्षेत्र बजिका के ही हैं। और बजिका में काम ज़्यादा नहीं हुआ है ऐसा नहीं है, अब हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है काम। अभी तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सेशन किया था, बजिका फिल्म, बजिका भाषा में एक फिल्म बनी है चंपारण मटन के नाम से। जी जी। जिसमें चंदन रॉय एक्टिंग किए हैं। चंदन रॉय को आप जानते होंगे, पंचायत में जो विकास सचिव अच्छी सहायक, तरह जानते हैं जी। पंचायत सचिव सहायक उन्होंने किया है, और ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है ये फिल्म। तो बजिका में काम हो रहा है और अच्छा काम हो रहा है, हम लोगों ने भी किया है, कविताएं भी लिखी है बजिका में। चलिए अब अच्छा करते कि और काम है। हाँ, बजिका को लोग मैथिली वाले लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं, उनका कहना है कि ये उपबोली है, जबकि बजिका की अपनी लिपि है। बिल्कुल। अब हम कविताओं पे आते हैं। जी। जाति नाम से कविता। वह गुस्से में मुझसे लड़ते हुए मेरी औकात अपनी जाति से मापने लगा। मैंने पूछा कैसी जाति? उसने कहा जाकर इतिहास देख लो। तब से मैं ढूंढ रहा हूँ किताबों में वो जाति। जाति तो नहीं मिली, असंख्य देह मिली जिन पर दर्ज थे तथाकथित जाति के नाम, और सुनाई दी चीखने चिल्लाने की आवाज़। अच्छा। मैं सहम गया। किताबों ने आज ही जाकर कहा जाति किताबों से मिटी है, मन से नहीं। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, लो एक और साल बर्बाद हुए समाजशास्त्र के। काफ़ी सुंदर है। आप इसे अपनी भाषा में जो हमारे दर्शक है वो समझ पाए, क्या कहना चाहते हैं आप इस कविता से? हाँ, तो वही कह रहा था कि हमारा जो समाज है ना, उसका जो वर्ण व्यवस्था रही है समाज में, तो उसमें जो कथित उच्च जातियाँ हैं उसमें पैदा होना उनको लगता है कि हमारा प्रिविलेज है। बिल्कुल। और वो उस आधार पे जो कथित निचली जातियाँ उनको वो दिखाते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि हमारा तो इतिहास ऐसे रहा है, ये रहा है, वो रहा है, जबकि हम सारे मानव रहे हैं। एक साथ अंग्रेज़ों की लड़ाई भी हमने साथ लड़ी है, ये चीज़ वो नहीं देखते। आज़ादी से लेकर इतिहास में जो भी कुछ, तो फिर हमारे कहने का मतलब है कि हम जो बात कर रहे हैं, हम अभी चाँद तक पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी हम अगर उसमें उलझे हैं तो हमारा जो समाज शास्त्र है क्या है? समाज शास्त्र तो आपको हंसेगा नहीं, आप पे हंसेगा। आपने कविता भी लिखा है घोड़ी और शादी वाला। हाँ, वो तो बहुत लंबी कविता है। तो उसमें आपका ये जाति और दलित का दिखता है। अभी भी आप देखिए, एक जो है किस प्रकार की समाज की कल्पना करना चाहते हैं? समता मूलक समाज हो जिसमें इक्वलिटी हो। बिल्कुल। बस ये ईरान तो ये कहता है लेकिन लोग मानते नहीं है। व्यवहारिक रूप में मतलब इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे सुधरेगा ये? इसके लिए मुझे जहाँ तक लगता है ना कि हम आप जो हैं जी, हम जैसे लोगों को ही आगे आके पहल करनी होगी। बिल्कुल। अब साहित्य इसका सबसे अच्छा माध्यम है। बिल्कुल, साहित्य इसका बहुत अच्छा माध्यम है। लोगों तक साहित्य पहुंचेगा जी, लोग पढ़ेंगे, लोग उसका अनुसरण करेंगे, तब धीरे धीरे चीज़ें होंगी। जी। हम एक किताब लिख रहे हैं और 20 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर मैसेज आ जा रहे हैं, फेक मैसेज है जी, तो उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो हम उसकी तुलना में हमको गुणात्मक रूप से ज़्यादा तेज़ी से हमको काम करना होगा, तब जाके हम जी बिल्कुल ला सकते हैं संविधान परिवर्तन। आपकी ये जो किताब है नदियाँ नहीं रुकती, जी, जब मैं पढ़ा तो इसमें हमें हर एक वो चीज़ दिखाई पड़ता है, जाति, महिला सशक्तिकरण, किताब, शहर, गांव, बेरोजगारी, हर वो मुद्दा जो हमारे आसपास हो रही है या हो चुकी है, सब दिखाई देता है। बातें करने के लिए अगर सब पे करें तो शायद समय कम पड़ जाएंगे। जी, तो कोई 5 मुद्दे पे, जैसे हमने अभी दलित पे बात करा, जाति पे बात करा, तो अब हम चाहते हैं कि आप महिला पे कोई एक कविता पढ़े और उस पर हम आपकी राय लेंगे। एक लंबी कविता है, इसमें आप देखते होंगे एक स्त्री नाम से कविता है और लंबी कविता है, उसको अगर पढ़े तो थोड़ा समय लगेगा। ये कविता
दो तीन लाइनें। एक स्त्री शीर्षक नाम से कविता है कि स्त्री के अंदर अगर झांक सको तो देखना, वहाँ असंख्य कविताएं आज भी दम तोड़ रही हैं। चूल्हे की भट्ठी, परिवार की जिम्मेदारी, बच्चों के प्रति खुद का समर्पण, इन सभी की जगह हो सकती थी कविता। चूल्हे की भट्टी ने कितनी ही कविताएं जलाकर राख कर दी। परिवार और बच्चों के प्रति खुद का समर्पण उस जमा पूंजी की तरह है जहां ब्याज की दरों के बदले कविताओं के अस्थियां प्रवाहित होती हैं। तो ये एक लंबी कविता है, तो मैंने उसमें दिखाने की कोशिश की है कि स्त्री का जो संघर्ष है ना, वो एक चौखट के अंदर में ही सिमट के रह जा रहा है, समाप्त हो जाता है। हाँ, तो मेरे कहने का कविताओं से ये सरोकार था कविता से कि उनके ऊपर जो कंडीशनिंग थोपी गई है जी, उससे निकलने का उनको समय दिया गया। अच्छा, उनको छोड़ दिया जाए मुक्त तरीके से करने वो दिया। अपना खुद निर्णय। हाँ, वो अपनी यात्रा खुद तय करे। बिल्कुल। मैं जब आपकी किताब पढ़ रहा था जी। तो महिलाओं के लेकर आपने खूब लिखा है, बराबरी की भी बात करते हैं समाज में। तो आपके नज़रिए से कैसा समाज होना चाहिए, महिलाओं का क्या होना चाहिए? महिला को तो सबसे पहले उनको समझा जाए कि वो भी एक इंसान है। हाँ मनुष्य है। बिल्कुल। और उनके ऊपर ये टैग ना लगा दिया जाए कि पुरुष से आप अलग हैं, कि हम जो तय करेंगे उसके हिसाब से ही आपका जीवन चलेगा। बिल्कुल। हमारे समाज में जो सदियों से जो कंडीशनिंग थोपी गई है वो बंद कर दीजिए थोपना। बिल्कुल। अगर आपके पास एक बेटी है और एक बेटा है तो दोनों की परवरिश में वो भेद मत कीजिए कि आपने कहा ना कि बेटे को बंदूक गिफ्ट कर देना, उनको गुड़िया मत कीजिए। क्यों आप क्यों बांट रहे हैं कि लड़कियां गुड़िया से खेलेंगी? वो कलम से क्यों नहीं खेल सकती, वो बंदूक से क्यों नहीं खेल सकती? बिल्कुल। तो मेरे कहने का कंडीशनिंग तोड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल। कि ये नहीं कि जो स्त्री निकलेगी तो वो घूंघट में ही निकलेगी। बिल्कुल। इसलिए बहुत लोग पर्सनल अटैक करते हैं कि तो आप अपने घर की महिलाओं को कर देंगे, बहनों को कर देंगे। भाई, हम कम से कम अगर नहीं कर पा रहे तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं उनको। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर वो जो पहन रहे हैं उनको पहनने दो ना। हम होते कौन है विरोध करने वाले? सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, वो भी कौन होते स्वतंत्र है, अपना डिसीजन खुद ले। हमें तो उन्होंने कभी नहीं टोका कि तुम इन्हें मत पहनो, तो हम क्यों टोकेंगे उन्हें? बिल्कुल। मेरा ये कहना है, छोड़ दीजिए उनको खुले में, स्वतंत्र रहने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। हाँ, समानता ऐसे ही आएगी। आपकी जब मैं कविताएं पढ़ता हूँ तो जी। समाज के सभी रूप दिखाई देते हैं। हाँ। जैसे अभी हमने बात किया दलित पे, महिला पे, और अभी बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है हमारे समाज में। आपने खूब लिखा है उस पर। तो मैं चाहता हूँ कि कविताएं आप अब पढ़िए और उस पर फिर बात होगी। बेरोजगारी को लेके कविता एक है, लंबी कविता है। उसमें लास्ट में जिक्र है कि एक जगह हम चाहते हैं कि प्रसव पीड़ा का दुख जो होता है ना, प्रसव पीड़ा में रहकर ही जाना जा सकता है। कोई दूसरा उसको अनुभूति नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता है। अगर हम कर रहे हैं तो हम एक भेड़िए की तरह उस भावनाओं को नोचना चाह रहे हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र में अगर हम बेरोजगारी पर कविताएं लिख रहे हैं तो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है कि बेरोजगारी कितना बड़ा अभिशाप है। अच्छा। तो बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अभी एक तरफ जो देख रहे हैं कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये जो रोडों पे नारे लगा रहे हैं, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनके पास अगर रोजगार होता तो शायद वैसा बिल्कुल नहीं होती। और भीड़ बनाने के पीछे भी सरकार की यही मंशा है कि हाँ, वो रोजगार के लिए हमें न टोके। बिल्कुल। तो उन्हें किसी न किसी तरह से उलझाया जाता है। 100 वैकेंसी निकालो और 2 लाख 5 लाख। हाँ, रवीश के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है वाइल्ड बी वाइल्ड, जी जी, तो आज मैं देख के आ रहा था। तो उसमें एक श्याम नाम का कोई लड़का था जो इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्ज़ाम देता है और सेलेक्ट भी हो चुका है, लेकिन उसको 1.5 साल लगे हैं अभी तक उसका। हाँ, ऐसा तो हमें ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो रवीश ने रिपोर्ट भी की उस पर, प्राइम टाइम किया था। तो वो सुसाइड कर लेता है। जी। आप सोचिए कि इतनी भीड़ में वो सिलेक्शन लेने के बाद भी वो जॉब नहीं कर पा रहा है, उसकी क्या स्थिति है। बिल्कुल। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग घर से दूर रह के 5 साल 6 साल से तैयारी कर, पैसे खर्चा होता है, किसान परिवार तो है। बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है। और इसमें बेरोजगारी में ये भी देखा जाता है, और अधिकतर एग्जामों में है, फॉर्म जब निकलता है और फाइनल रिजल्ट आने में लगभग 5 साल, किसी एग्जाम में तो 10 साल भी लग जाते हैं। वही मेरे कहने का मतलब है कि आजकल हर चीज़ का समस्या का समाधान आप बुलडोजर से कर ले रहे हैं। न्याय व्यवस्था की नई प्रणाली बुलडोजर हो गई है। इतनी त्वरित कार्रवाई करने का आपके पास दिमाग आ जा रहा है।
जबकि बहुत बेहुदापन है वो, एकदम मतलब संविधान है उस गैर संवैधानिक तरीके से आप कुछ भी कर रहे हैं। आप इसके लिए समाधान नहीं निकाल सकते। एक कैलेंडर अब बीपीएससी का देख लीजिए ना, बीपीएससी से पहले बीएसएससी का लगभग 2014 में आया था पेपर, उसका वैकेंसी आई थी, और लगभग शायद 20 में ज्वाइनिंग करवाए हैं लोगों का, 21 के आसपास। समझ रहे कितने साल हो गए, 7 साल एमपी का। पटवारी वाला जो हुआ हाँ। था घोटाला, समझिए बहुत तो लगभग एक ही कॉलेज से सभी को टॉप में सिलेक्ट कर लिया गया था। चुनाव समय पे हो जा रहा है आपका सारी चीज़ें समय पे हो रही हैं, लेकिन आप न एग्ज़ाम समय पे करवा रहे हैं, न समय पर ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। जी जी मेंस लिख के जो बच्चे एमपी के बैठे हैं उनका इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बाद में पता चलता है कि ये रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम, वो फिर से होगा। समझ रहे हैं आप क्या कितनी बड़ी समस्या, उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी, उनकी मनस्थिति क्या होगी जी जी कि हम सब कुछ करके यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद पता चलता है कि इंटरव्यू नहीं होगा, एग्ज़ाम फिर से होगा। बिल्कुल। एक कुछ दिन पहले पिछले साल या उससे पिछले साल एक आरिफ नाम के बच्चे को इसलिए मारा गया था, पीटा गया था बहुत ज़्यादा कि वो मंदिर से जाके पानी पी लिया था। जी जी मंदिर के किसी चापाकल वगैरह का। उसमें मैंने एक कविता लिखी थी कि प्यास का मज़हब, भूख भूख होती है, प्यास प्यास। अक्सर मैंने ऐसा सोचा, किंतु दुनिया मेरे सोचने से कहाँ चलती है। पानी कभी गंगा तो कभी आवे जमजम हो जाता है। भूख कभी पेट की, मजहब की, कट्टरता की, तो कभी वासना की हो जाती है। किसने बनाई ये रीत, ये कायदे कानून? प्यास सरहद मजहब देखकर तो नहीं लगती। जी आवे जमजम हो या गंगा, आखिर पानी ही तो है, प्यास ही तो बुझाती है। नफ़रत की रेत ऐसी ही उड़ती रही तो न यहाँ पानी बचेंगे, न मजहब न हम, सिवाय बंजर पड़ी भूमि के, जहाँ बसंत नहीं आएगा, फूल नहीं खिलेंगे। अगर कुछ होंगे तो सिर्फ कांटे, और कांटे कभी प्यास नहीं बुझाते, वो तो सिर्फ चुभना जानते हैं। काफ़ी शानदार। ये जो हमारे सामने जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो परोसा जाता है, जी एक्चुअली में क्या है कि भटकाने का एक तरीका है लोगों को। हाँ, आप देखिएगा कि कुछ विशेष जो मुद्दा आएगा ना समाज में, बहुत महंगाई चरम पे होगी, सिलेंडर का दाम आसमान से हो रहा होगा, तभी आप देखिएगा कि कोई अखलाक या कोई वो अच्छी गाड़ी, हाँ, या कोई हिंदू में कोई बता दिया जाएगा कि उसको मुस्लिम ने ऐसे मार दिया या वैसे काट दिया, तो वो मुद्दे से भटकाने की बिल्कुल वो टैक्टिक्स है एक तरह से। हाँ, ये समझने की ज़रूरत है। धर्म सांप्रदायिकता को लेकर बिपिन चंद्रा की एक किताब है, जी जी बड़े सलीके से उन्होंने लिखा है। धर्म को लेके हम बार बार इतिहास का हवाला दे देंगे, अरे इतिहास में तो मुस्लिम आक्रांताओं ने ऐसे किया, ये किया। हमारा गलत तरीके से हमारा अभी का समाज क्या है, ये इस पे बात कीजिए। बिल्कुल। कैसे चल रहा है हमारा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो एक मुख्य मुद्दा से भटकाने का एक कुछ लोगों का हाँ, रणनीति, एक तरीका हो गया है कि उससे भटकाव पैदा करना है उनको। बिल्कुल। किसानों पे भी आपने खूब लिखा है। जी, मैं चाहूँगा कि कुछ बात किसानों पे हो जाए। किसान को लेकर बहुत छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूँ, ज़्यादा लंबी कविता नहीं पढ़ूँगा। धान की बाली में दूध नहीं, किसानों के पसीने भरे होते हैं। धान की बाली में दूध नहीं, किसानों के पसीने भरे होते हैं। हम चावल के दाने नहीं, उनके बदन के पोर पोर से उठे दर्द की बेचैनियाँ खाते हैं। तो किसान का संघर्ष इस तरह का होता है। बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ कि किसान हर साल सुखाड़ पड़ जाएगा, हर साल फसल नहीं होगा, लेकिन किसान अगले साल फिर जाएगा और उसमें बीज बोए। बिल्कुल। कहा जाता है कि किसान को अपने बेटे से ज़्यादा अपने खेत पे भरोसा होता है। बिल्कुल। और मैं यहाँ सिर्फ बेटा नहीं बोलूँगा, यहाँ पे बेटियाँ भी बोलूँगा। लोग बोलेंगे कि बेटों से ही अपेक्षा है क्यों। तो कुल मिला के अपनी संतान पे जितना भरोसा नहीं है, उससे ज़्यादा खेत पे भरोसा है। बिल्कुल। तो किसान का इस तरह का संघर्ष रहा है। आप देखे होंगे किसान आंदोलन में जिस तरीके से किसान सड़कों पे अपने हक के लिए बैठे रहे, शहीद हुए, फिर उन्होंने अपनी लड़ाई जीती। इससे हमको समझ में आता है कि किसान अपनी ज़मीन के लिए, अपनी खेत के लिए क्या कर सकता है। इतिहास भी उनका पूरी सत्ता से वो लड़ सकता है, और वो लड़ा भी, सत्ता झुकी भी। तो बिल्कुल, तो किसान की जो मोहब्बत है ना खेती से, उससे कोई उसको अलग नहीं कर सकता। हाँ, टूट है। लेकिन उसकी जो स्थिति है हमारे समाज में, ये भी सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब बात करते हैं शहर और गांव पे भी आपने खूब लिखा है। जी, जरा कोई कविता हो तो आप हमें सुनाइए। गांव और शहर के लेके एक कविता है मेरे पास कि शहर में अकेलापन मार देता है और गांव में भूख मार देती। जी।
मानो हम जीने के लिए नहीं मरने के लिए बने हैं। गांव और शहर के बीच ऐसी सड़क तो होनी ही चाहिए जो पेट और मन दोनों को जोड़ती हो। बिल्कुल। तो हमारी जो चिंता है, हमें बिहार से आके दिल्ली में रहना पड़ रहा है, ये हमारी चिंता है कि क्यों रहना पड़ रहा है। हम अपने बिहार में क्यों नहीं बिल्कुल रह के तैयारी कर सकते थे, पढ़ सकते थे, रोज़गार ले सकते थे। बिल्कुल। तो इसकी जो कसक है ना, मुझे बहुत सालती है क्योंकि मैं गांव से रहा हूँ। 22 साल 23 साल की उम्र मैंने गांव में गुजारी है। जी। मुझे गांव से खूबसूरत कुछ लगता नहीं, तो बार बार ना चाहते हुए मन कचोटता है कि गांव की तरफ चले जाएं। गांव होता है। बिहार में भी अगर बात करें नालंदा विश्वविद्यालय का, जी अब रहा इतिहास रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आज वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, हमें बिहार छोड़कर दिल्ली आना पड़ रहा है, आपको और हम जैसे लोगों को। तो होना चाहिए ऐसा। हम कर सकते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को हम फिर से अगर चाहे तो कर सकते हैं जी। लेकिन हम सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी सरकार की जो प्राथमिकता है उसकी सूची में ये है कि नहीं है। है ही नहीं, मेरे ख्याल से है ही तो हमें लगता है कि कलम बंदूक ज़्यादा संभालने से ज़्यादा जरूरी कलम संभालना था। नहीं। जी रक्षा व्यवस्था पे खर्च करने से ज़्यादा जरूरी शिक्षा बजट पे खर्च करने है। जी तो इस पे तो काम ही नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर इस पे हो काम, हालांकि बिहार का बजट अगर हम इस बार देखें तो शिक्षा पे इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा है, जी। लेकिन वो ज़मीन पे भी उतरे, वो बजट कागुरता की सीमत न रह जाए। आपका साथ इस पे भी एक कविता है कागजों से रिलेटेड कुछ ऐसा आपने हाँ लिखा? होगी। मैंने सारी कविताएं तो संग्रहित नहीं की इसमें, जी लेकिन होगी, मैंने कोशिश की है पकड़ने की। बिल्कुल। मैं जब इस किताब को पढ़ता हूँ आदित्य, तो आपने कहा है कि मैंने जो देखा वही लिखा, मैंने जो फील किया वही लिखा। और इस किताब में प्यार से रिलेटेड भी कुछ कविताएं हैं, कुछ नहीं, ठीक ठाक मात्रा है उसकी। तो क्या है ये, आप जब बोलते कि हमने ऐसा देखा या फील किया, तो प्यार पे फील करने के बाद लिखा है आपने या ऐसे ही लिख दिया है? दो तरह की चीज़ें होती हैं जी, देखिए, जो प्रेम नहीं करेगा वो कविता नहीं लिखता है, ये अच्छा। मुझे जहाँ तक लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे शेखर एक जीवनी किताब जो है उसकी भूमिका में लिखते हैं, आत्मघटित और आत्मानुभूति चीज़ होती है। जो खुद के साथ घटित हो रहा है वो लिखना आसान है जी लेकिन असली आर्टिस्ट वही है जो अनुभूति करके लिख रहा है। जी जी हमारे समाज में आसपास की चीज़ें जो घट रही है उसको देख के लिख रहा है। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेम अगर लिख रहे हैं तो वो मेरा ही प्रेम हो। जी बिल्कुल। हमारे आसपास जो प्रेम है रहा है, हाँ, उसको देख के भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं रहा है कि मैं प्रेमी हूँ और शायद अच्छा प्रेमी बन सकूँ, ये मैं नहीं, वो तो सामने वाला तय करेगा। बिल्कुल। आप काफ़ी अच्छा लिखते हैं। आपकी कविताओं में समाज में जो हकीकत है, जो दिखता है, वो झलक रहा है और काफ़ी शानदार लिखते हैं। मेरे तरफ से आपको बधाई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, समाज को आईना दिखाते रहिए। आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू बुलाने के लिए, और मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हमारे साथ अभी थे आदित्य रहबर। अगली बार, अगली सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे नए किताब और नए लेखक के साथ। धन्यवाद।